गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं कक्षा में दूसरी प्रश्नावली पूर्ण संख्याएं चल रही है, जिसमें हमने 2.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी कल। आज हमारी 2.3 प्रश्नावली स्टार्ट होगी। 2.3 प्रश्नावली में पहला जो सवाल है वो ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किस से शून्य निरूपित नहीं होता है। ये जो नीचे कुछ संख्या दे रखी है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस से शून्य निरूपित नहीं होगा, ये आपको पूछा गया है। तो इसमें जो ए दे रखा है वो है 1 + 0। आप इसके नीचे यहाँ पे लिखोगे 1 + 0 = 1। 1 आ गया। यानी कि अगला सवाल में हेडिंग ये करेगा, निम्न में से किस से शून्य निरूपित नहीं हो रहा है, यानी शून्य किस में नहीं दर्शाया जा रहा। तो यहाँ पे 1 + 0 तो 1 होता है, यहाँ शून्य नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पे शून्य निरूपित नहीं होगा। इसी तरह से बी देखते हैं। इसके अंदर बी हमारे पास है 0 × 0, 0 × 0। हल 0 × 0 का हल होगा 0, यानी 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 दोनों तरफ भी 0 है। तो 0 को यदि किसी भी पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृत हो, किसी भी पूर्णांक से गुणा करोगे तो शून्य होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे शून्य निरूपित होगा, इसमें शून्य नहीं। सी में देखते हैं 0/2। यदि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। 0/2 = 0। तो यहाँ भी शून्य निरूपित होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा सवाल आ जाता है, जैसे डी आ गया, डी तो आप खुद कर लेना, 10 - 10/2 है। 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 बचेगा, ये खुद करना आप। मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 2/0 आ गया, या 7/0 आ गया, -8/0 आ गया। तो 0 का यदि हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट अनंत आएगा, अनंत। तो यहाँ पे ये इसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, ऐसे उदाहरण आ जाएगा। इस तरह से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। देखिए अच्छा प्रश्न है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का, तो पूर्ण संख्याएं हमारे पास क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, प्लस की ओर अनंत आती है, 0 1 2 3 4 अनंत। तो दूसरा सवाल ये बोला जा रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। तो हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि इनमें दोनों शून्य होने चाहिए या एक शून्य होना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल शून्य आने के लिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि दोनों शून्य हो। अगर उनमें से एक शून्य आ गया तो भी उसका रिजल्ट शून्य आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दो पूर्ण संख्याओं, इसका डायरेक्ट उत्तर लिखा रहा हूं मैं आपको, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव शून्य आने के लिए केवल दोनों में से एक शून्य होना
आवश्यक है। उदाहरण यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए। 1 गुणा 0 बराबर 0, 5 गुणा 0 बराबर 0, 20 गुणा 0 बराबर 0, इस तरह से। -8 गुणा, -8 नहीं लेना क्योंकि पूर्ण संख्या की बात हो रही है। 8 गुणा 0 बराबर 0, 0 गुणा 0 लेता हूँ तो भी 0। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है दोनों ही संख्याएं वो शून्य हो, उसके लिए एक संख्या शून्य हो तो भी उसका रिजल्ट शून्य है। इसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आप लोग स्वयं करें इसमें से देखकर। सवाल में आपको बता देता हूँ, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 आ रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करवाएंगे तो उनका गुणनफल 1 आ रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होना चाहिए? तो यहाँ पे ये विषय जान रखना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर गुणा 1 ही आना चाहिए गुणनफल। तो यहाँ गुणनफल तो 1 आया, तो इसके लिए आवश्यक होता है दोनों ही वो संख्याएं 1 होनी चाहिए, तभी उनका गुणनफल 1 आ सकता है, वरना नहीं आएगा। तो इसमें आप लोग लिखोगे दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए हमेशा दोनों संख्याएं 1 होनी चाहिए, ये लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 आ रहा है हमारे सामने। अच्छा सवाल है। वितरण विधि से हल कीजिए। यहाँ पे पहला सवाल आ रहा है हमारे पास 728 गुणा 101। ऐसे सवाल पहले भी आ चुके हैं, हल लगाइए इसमें और 728 गुणा 100 + 1 लो। यहाँ आपको किसके युग्म बनाने हैं वो ध्यान रखें। जो संख्याएं 10 से 100, 1000 इस तरह से मतलब 10 के गुणांक के नज़दीक हो, उस संख्या का आप लोग 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में बांट सकते हो। जैसे यहाँ पे 728 गुणा 100 + 1 दिया है तो 101 ही, लेकिन उसको 2 भाग में बांट दिया। तो 728 गुणा 100, पहले ये 728 100 से गुणा हो जाएगा, प्लस का निशान 728 गुणा 1 हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास 728 और इनको गुणा किया तो ये 72,800 हो गया, और ये 728, इन दोनों को जोड़ दीजिए 73,528। इस तरह से ये हमारा गुणनफल आएगा। इसके अंदर 2-3 सवाल हैं, ये आप लोग करें अब। जैसे 5437 गुणा 1001। इसी तरह से तीसरा सवाल है इसमें 824 गुणा 25। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे वितरण विधि से, वो देखिए। 825 गुणा 25 है, तो यहाँ पे हल लगाइए, इसको आप 800 + 25 कर लीजिए और गुणा यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब ये 25 ब्रैकेट जैसे ओपन होगा खुलेगा तो दोनों से गुणा होगा, तो 800 गुणा 25 करेंगे पहले, तो प्लस लगा के 25 गुणा 25 हो जाएगा। तो ये 25 8 200 हो गया, और ये 200 में लगे 625 इनका गुणनफल। तो यहाँ पे हो गया 20,625, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर चौथा सवाल है, वो भी आप लोग स्वयं करें। 4275 गुणा 125, इसमें 125 के बन जाएंगे, और अंतिम है इसमें पांचवा 504 गुणा 35, 504 गुणा 35। उसके बाद में हमारे पास आ रहा है अगला सवाल पांचवा। तो पांचवा सवाल ध्यान से देखें। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए, और उसके बाद में नीचे लिखे प्रतिरूप का आगे जवाब दीजिए। तो यहाँ पे मैं जो सवाल नोट करवा रहा हूँ आपको। निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। निम्न प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। प्रतिरूप इस तरह से 1 गुणा 8
बराबर 9, फिर 12 गुणा 8 प्लस 1 भी है प्लस 2, 12 गुणा 8 प्लस 2 बराबर 98, फिर 123 गुणा 8 प्लस 3 बराबर 987, 123 के आगे फिर 4 लगा दिया यानी 1230 गुणा 8 प्लस 4। इस तरह से ये कोई प्रतिरूप दे रखा है। एक और इसमें 1 2 3 4 5 गुणा 8 प्लस 5 9 8 7 6 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। सबसे पहले 1 गुणा 8 है, हमने 1 लिखा है, 1 गुणा 8 ये सबसे हो रहा है। फिर 1 के बाद में 1 और 2, एक अगली संख्या और बढ़ा देंगे हम, 1 के बाद में अगला पूर्णांक बढ़ा देंगे, 2 गुणा 8 हो गए। फिर 1 2 3 कर देंगे, यहाँ पे गुणा 8 है, 1 2 3 4 कर देंगे, गुणा 8 है, 1 2 3 4 5 कर देंगे, गुणा 8 है, प्लस ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 अंक है तो 2, 1 2 3 अंकों तक है तो 3, 1 2 3 4 तक है तो प्लस के 4 प्लस का 5, इस तरह से जुड़ा गया। अब इनका रिजल्ट देखो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 9 आएगा, उसके बाद में इधर यहाँ गुणनफल 9 आ रहा है तो यहाँ हमें क्या करना है, नीचे उतरना है। जैसे 9 से नीचे वाली संख्या आपको लिखनी है 9 8। यदि आपने 2 अंकों में लिया है इसको तो 2 अंक नीचे उतरे 9 और 8। 3 अंकों में लिया है तो 9 8 7 करेंगे। 4 अंकों में लिया है तो 9 8 7 6, और 5 अंकों में किया है तो 9 8 7 6 5। इस तरह से ये प्रतिरूप है। अब अगला ये कह रहा है हमें कि इसके अगले 2 चरण लिखिए। तो अगले 2 चरण हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 होगा प्लस के 6, और यहाँ ये 6 है लास्ट अंक, 6 तक है तो 6 बनाएंगे, 9 8 7 6 5 4। और इसी तरह से अगला होगा 9 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 8 और प्लस का 7 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास यहाँ देखो 7 तक गए हम, तो 7 अंक बनेंगे 9 8 7 6 5 4 3, ये 7 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये प्रतिरूप है। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है? तो ये प्रतिरूप आपको मैंने समझा दिया, इस तरह से काम करेगा। जितने अंक आप बढ़ाओगे उतना यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो उधर से 9 लिखकर 9 से नीचे हमें उतरना है। उसके बाद में यहाँ पे ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी प्रश्नावली अपनी पूरी हो जाती है। यहाँ पे पूर्ण संख्याएं कंप्लीट होने के बाद में कल हम देखेंगे संख्याओं के साथ खेलना। आज आपके लिए इतना ही है। कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे संख्याओं के साथ खेलना। इसको आराम से उतार लें। उसके बाद में कल हम तीसरी प्रश्नावली देखेंगे।